गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू एजिलाइट ऑनलाइन क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे महाजनपद और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूलर या डायनेस्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने किया वो रिलीजन के ऊपर किया। सारा का सारा रिलीजन, जो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन थी उसके ऊपर बात हुई थी। तो मैंने कहा जब लास्ट टाइम हम लोग बात करने पहुंचे थे तो लास्ट तक बात करते करते हम पहुंचे थे कि जब 6th सेंचुरी आई थी, 6th सेंचुरी BC आते आते हुआ क्या था कि जो लेटर वैदिक काल था और जो पोस्ट वैदिक काल था वो क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। और इंडिया में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। इंडिया के अंदर क्या हुआ, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो क्या बने, महाजनपद बने। एक क्या बने, महाजनपद बने। और दूसरा आपका रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा क्या हुआ, रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। एक आपके महाजनपद बने और दूसरा रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। तो रिलीजन वाले पोर्शन के अंदर हम लोग जो मेन डेवलपमेंट थी वो 2 रिलीजन की हुई थी। एक आपका बुद्धिज्म और दूसरा आपका जैनिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया था आप लोगों के साथ। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम लोगों ने क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था। बुद्धिज्म जो बुद्ध को मानते थे, जो बुद्ध की टीचिंग के ऊपर चलते थे। जैनिज्म जो महावीर जैन की टीचिंग के ऊपर चलते थे। इसके अलावा 2 और रिलीजन थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है। 2 डिफरेंट रिलीजन जो थे जिनके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है। वन इज द चार्वक। पहला कौन सा था, चार्वक। एक होते थे चार्वक और दूसरे थे आपके कौन सा, एक थे आपके चार्वक और दूसरे थे आपके अजीविकास। अजीविकास, चार्वक वो थे जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, बिलीव इन गॉड। जो आपके चार्वक कौन हुआ करते थे, जो गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते थे। चार्वक धर्म को अपनाने वाले वो लोग थे। लेकिन ये धर्म इतना डेवलप हो नहीं पाया, कम रहा। ठीक, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आज की जनरेशन के अंदर भी जो जिसको हम बोलते हैं कि नास्तिक। ठीक है, नास्तिक वो लोग जो भगवान में मानते हैं। और अजीविकास जो आपकी फेट में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, फेट। फेट मतलब किस्मत में। तो ये 2 लोग इंपॉर्टेंट थे, जो 2 धर्म जिनकी डेवलपमेंट हुई थी रिलीजन के साथ 600 BC के आते आते। ठीक है, वन इज द चार्वक जो भगवान में नहीं मानते थे, एंड द सेकंड वन इज द अजीविकास जो फेट में विश्वास करते थे, जो किस्मत में विश्वास करते थे, जो डेस्टिनी में विश्वास करते थे कि डेस्टिनी है हमारी, जहां लेके जाएगी, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, जो होता रहेगा वो चलता रहेगा। तो इस चीज में जो विश्वास करते हैं वो 2 लोग थे। वन इज द अजीविकास। ये वन क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, चार्वक कौन होते हैं, या क्वेश्चन सीधा आता है कि रिलीजन दैट द रिलीजन दैट इज नॉट बिलीव इन गॉड। तो उस रिलीजन को क्या कहा जाता है, दैट इज रिलीजन इन हो जाता है चार्वक। और अजीविका कौन होते हैं, अजीविका वो लोग होते हैं जो फेट में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं, फेट में विश्वास करते हैं, किस्मत डिग्निटी में विश्वास करते हैं, वो लोग अजीविकास। इसकी बात करेंगे, ये धर्म अपनाया था एक राजा ने, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, रिलीजन की डेवलपमेंट हुई और इस तरीके से काम हुआ। और जैसे जैसे रिलीजन डेवलप हो रहा था वैसे वैसे क्या हुआ आपका, जैसे जैसे रिलीजन डेवलप हो रहा था हमारे अंदर यहाँ पे जनपद जो हुआ करते थे, जो वैदिक काल के अंदर जनपद हुआ करते थे, आपको पता है। ठीक है, वैदिक काल के अंदर जो जनपद हुआ करते थे, ठीक है, वैदिक एरा के अंदर जो जनपद हुआ करते थे वो बाद में डेवलप होकर स्टैब्लिश होकर किस में आ जाते हैं, महाजनपद के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इंडिया में जो टोटल महाजनपद थे, जनपद थे वो कितने थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। जिन 16 महाजनपद से मिलकर आपका क्या बनता था, उस टाइम पूरे की पूरी इंडिया की जो स्टेट थी वो बनी थी। ठीक है, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपद के द्वारा आपका क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, जो आपकी डेवलपमेंट होती है, इसकी आपकी जो राजशाहियां वो डेवलपमेंट होती है 16। ठीक है, तो 16 जनपद मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। 16 जनपदों का नाम लिख रखा है, लाइक कंबोज जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया पे हुआ करता था। याद रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट पूछने वाले पूछे जा सकते हैं। कंबोज कहाँ पे था,
कंपोज जो था वो पाकिस्तान वाला ऊपर वाला एरिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ऊपर वाला जो एरिया था, वहां पे कौन सा जनपद हुआ करता था? कंबोज। इन जितने भी, अब मैं जितने नाम लूंगा सभी के सभी यहाँ नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो नाम थे जो हमारे पुराण लिखे गए हैं, पुराण है ना, 18 पुराण है, कोई विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, सिगंध पुराण, तो डिफरेंट जो पुराण है, उन पुराणों में इन राजशाहियों के बारे में हमें ब्यौरा मिलता है। इन महाजनपदों के बारे में हमें कहां पे मिलता है? इन महाजनपदों के बारे में मैक्सिमम जो नॉलेज है हमें पुराण से मिलती है। पुराण कहां पे मिलती है? पुराण से मिलती है। हिमाचल की बात करूंगा, हिमाचल की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? नगरकोट कांगड़ा वाली, त्रिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नगरकोट भी जाना जाता है, ठीक है, भीमकोट के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो त्रिगढ़ जो है वो कहां पे मिलता है? स्कंद पुराण के में हमें उसका लेख मिलता है। किसका? कांगड़ा की जो डायनेस्टी है उसकी कहां पे मिलती है हमें? पुराण। तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके ये 16 महाजनपद थे, इन जनपदों का हमें मैक्सिमम कहां से मिलता है? इन जनपदों के बारे में हमें पुराण के अंदर मैक्सिमम नॉलेज मिलती है, जो कहां पे लिखा गया है? पुराण के अंदर लिखा गया है। और पुराण ही तो बेस थे जहां पे हमें पता लगता था कि ये जनपद जो थे वो बने पड़े थे, ठीक है। अब ये जनपदों की मैं बात करूं तो कंबोज, आप जब भी महाभारत देखते हो या आप रामायण देख रहे हो आजकल, तो अक्सर इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में क्या रहता है, जिनके बारे में क्या कहते हैं, हमें अपना नॉलेज मिलती है, जिनके बारे में पता लगता था कि ये लोग यहाँ पे प्रिवेल करते हैं। लाइक है ना, गंधार, कंबोज था गंधार। गंधार आपका नाम सुना होगा, महाभारत के अंदर एक फेमस कैरेक्टर है, ठीक है, शकुनी, क्या सुना ना? शकुनी कहां से था? गंधार। वहां पे गंधार राज, गंधार नरेश के नाम से जानते हैं ना। गंधार, कुरु आपको पता होगा, कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र क्या था? जहां से अब कुरु, हरियाणा वाला एरिया, इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर ये कुरु जो राजशाही थी, ठीक है, उसके महाभारत के अंदर आप लोगों ने सुना होगा ये सारे के सारे नाम, मैक्सिमम नाम जो आप लोगों ने वो महाभारत के अंदर सुने होंगे। लाइक कुरुक्षेत्र वाला एरिया, हस्तिनापुर इसकी राजधानी हुआ करती थी कभी उस टाइम, ठीक है। तो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र वाला एरिया। पंचाल, द्रुपद, राजा द्रुपद के बारे में आप लोगों ने सुना, पंचाल नरेश के बारे में आप लोगों ने सुना। महाभारत में पुराणों की बात कर रहा हूं, जो आपके एपिक्स हैं उनमें इन सभी नामों का हुआ है। कौशल मतलब अयोध्या वाला एरिया, जो प्रेजेंट अयोध्या, उसका कौशल नरेश, ठीक है, कौशल नरेश अयोध्या वाला एरिया जो था रामायण के अंदर, ठीक है। उसके बाद काशी, अंगराज, कर्ण, आप लोगों ने सुना होगा कर्ण के बारे में, ठीक है। अंगराज कौन? दुर्योधन उसको राजा बनाता है, कहां का? अंग देश का राजा किसे बनाया जाता है? कर्ण को बनाया जाता है ना, अंग देश, अंगराज कर्ण कहा जाता है उसे। तो ऑटोमेटिकली क्या है? ये अंग। तो ऑटोमेटिकली मतलब ये जितनी भी चीजें, जितने ये राजे हैं, जितनी ये मेन हमारे अपना जनपद है, ये हमें कहां पे मिलते हैं? पुराण के अंदर इनके नाम मिलते हैं। जो आपके अपने एपिक्स है हमारे रामायण और महाभारत, वहां पे इन सभी जो है इन पंजाब देशों के इन जो महाजनपद थे उनके नामों का हमें कहां पे? यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसमें ये कितने जनपद, आप जनपद देख लेना है कौन कौन से आपके? वनीजा, कंबोज, ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया पे है। गंधार आपका पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस वाले एरिया पे है। कुरु आपका इंडिया के अंदर है, ठीक है। कुरु कहां पे? मतलब आप देखो नॉर्थ के अंदर सिर्फ 2, नॉर्थ के अंदर कितने आपके जो डेवलप हुए हैं वो कितने हैं? 2 हैं सिर्फ। कौन कौन से? मतलब गंगा जमुना जो की झेलम और सिंधु नदी किनारे, उसके ऊपर 2 मेन महाजनपद डेवलप हुए थे, वन इज द कंबोज एंड सेकंड वन इज द गंधार। तो 2 ये हुए थे। उसके बाद मैक्सिमम जो डेवलपमेंट आप देखोगे वो आपकी गंगा जमुना और इस वाले एरिया पे डेवलपमेंट हुई है। मैक्सिमम जितने भी कुरु प्रदेश, जितने भी आपके हड़प्पा महाजनपदों की मैं बात करूंगा कि जितने भी महाजनपद है उनकी डेवलपमेंट कहां पे हुई है? उनके सारे के सारी डेवलपमेंट जो है वो आपकी मिडिल इंडिया के अंदर, ठीक है। मिडिल इंडिया मतलब कहां पे? आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान वाला हिस्सा जो ऊपर वाला, इस एरिया के अंदर ही जितने भी है मैक्सिमम डेवलपमेंट। कितने डेवलपमेंट? लाइक कुरु, ठीक है। उसके बाद पंचाल, कौशल, उसके बाद मल्ला, ब्रिजी, काशी, अंग, मगध, ठीक है, बादशाह, चैत्या, अवंती, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने मैक्सिमम जनपद थे वो आपके सेंट्रल एशिया के अंदर डेवलपमेंट हुए। मतलब हुआ क्या था, क्योंकि जो आयरन्स थे पहले यहाँ पे डिपेंड बने, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया और यहाँ पे उन्होंने महाजनपदों को डेवलपमेंट करना शुरू होगी। मैक्सिमम कहाँ पे? आपका दोआब वाले एरिया पे, गंगा जमुना वाले जो एरिया था उस एरिया के, गोदावरी वाला जो नीचे मध्य प्रदेश, एमपी, उस एरिया के अंदर ही डेवलप हुए हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट ये साउथ के अंदर जो हुआ है वो आपका असाका, इसको याद रखना, असाका इज इंपॉर्टेंट। साउथ के अंदर सिर्फ एक महाजनपद डेवलप हुआ था, उसका नाम था असाका। ठीक है, अभी तक हम लोग जितनी भी बात की है, चाहे वो धर्म की बात की है, चाहे हम लोगों ने अपने रिलीजन की, चाहे हम राजवंशियों की बात करें, सब चीज कहाँ पे, नॉर्थ में डेवलप हो रही है। यहाँ पे जो था साउथ के अंदर अभी तक क्या मेगालिथिक पीरियड चला हुआ था। महाजनपद से पहले जब इंडिया के अंदर पोस्ट वैदिक काल और प्री वैदिक काल चल रहा था, ठीक है, पोस्ट वैदिक काल के बाद, ठीक है, यहाँ जैसे चालोलिथिक पीरियड खत्म होता है तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है। चालोलिथिक पीरियड के बाद कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है। उसके बाद यहाँ पे वैदिक पीरियड शुरू होता है। लेकिन जो साउथ था, यहाँ पे चालोलिथिक पीरियड के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, चालोलिथिक के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, मेगालिथिक पीरियड। कौन सा, यहाँ पे जो पीरियड स्टार्ट होता है उसका नाम है मेगालिथिक। ठीक है, मेगालिथिक पीरियड, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे कोई ट्राइब्स भी इकट्ठी नहीं हुई थी, यहाँ पे भी जंगली, अभी तक जंगली लोग ही थे, ट्राइब्स वगैरह ही थे, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर धर्म का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का विकास नहीं हुआ, धर्म का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोग ट्राइब वही अपना एग्रीकल्चर और उसके ऊपर ही काम कर रहे थे सारे का सारा। लेकिन जब 6 BC आते आते यहाँ पर भी एक महाजनपद का निर्माण हो जाता है और इस महाजनपद का नाम था असाका। कौन सा जनपद शुरू होता है यहाँ पे, असाका महाजनपद की डेवलपमेंट होती है। कहां पर, आपकी महाजनपदों के अंदर, साउथ के अंदर। ये पहला महाजनपद था। बाकी जितने भी आप जनपद देख रहे होंगे वो कहां पे थे, सेंट्रल इंडिया के अंदर, मतलब आपके नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर। आपका हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश के और उधर यूपी, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया के ऊपर ही पूरे के पूरे मैक्सिमम महाजनपद जो थे वो डिपेंड करते थे। ठीक है, तो इन्हीं महाजनपदों में से होता क्या है कि ये जब ये महाजनपद हुए तो इन महाजनपदों में से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जनपद था उसका नाम था मगध। इस मैं जनपद की बात करूंगा, बाकी जनपदों के बारे में कुछ है नहीं जो आपको याद रखने वाला हो। ठीक है, इस जनपद के बारे में जब मैं बात करता हूं, मगध, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। जनपद इसलिए भी था क्योंकि ये इसके आसपास सभी इसका जो था अप्रोक्सीमेटली सेंटर में हुआ करता था वहाँ जनपद। और दूसरी खासियत क्या थी, इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ थी। स्तापनी केव हम लोगों ने बात की, तो जो पहाड़ियाँ थी उसका इसको बहुत बड़ा शेल्टर था। पहाड़ियों के शेल्टर होने की वजह से ऊपर से एक प्रॉपर गंगा और यमुना जो थी नदियाँ, उनके बीच में बसा हुआ होने की वजह से एग्रीकल्चर ज़्यादा था, धनवान ज़्यादा था, ताकतवर ज़्यादा था। ऊपर से इसको नेचुरल बेनिफिट था, उस वजह से इसने डेवलप करना शुरू कर दिया। इसने कोस्टल एरियाज के साथ मैत्रीपूर्ण, मतलब मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने किए, अवंती वस्ता के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश किए। उसके बाद क्या हुआ, ये पहला राजशाही, ये फर्स्ट रूलर था जो मगध का, जो स्टैब्लिश हुआ कब, स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, 6th सेंचुरी के अंदर जो था। ठीक है, 5 एरा के इर्द गिर्द 480 के करीब ये क्या हुआ था, पहली जो थी वो डायनेस्टी जो थी वो मगध की डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई कब, 480 BC के दौरान। ठीक है, मगध, और इसने क्या किया, इसने अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये पहली डायनेस्टी थी इसलिए स्टैब्लिश होती है, इसलिए जो सबसे पहली डायनेस्टी इंडिया के अंदर डेवलप हुई उस डायनेस्टी का नाम था आपका मगध की डायनेस्टी। ठीक है, मगध की डायनेस्टी। और मगध की डायनेस्टी की जो थी वो बेसिकली राजगीर, कहां से शुरू होती है, ये राजगीर से शुरू होती है मगध की डायनेस्टी। इसकी कैपिटल क्या हुआ करती, राजगीर जो थी वो प्रॉपर जगह थी जो चारों तरफ से कवर थी पहाड़ों के बीच में, इस चीज का उसको बेनिफिट मिला। और कौन सी डायनेस्टी का शुरू होता है, मगध की डायनेस्टी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आई होप कि जितना ये हम लोगों ने लिखा अभी तक, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूँ, तक्षशिला, तक्षशिला की मैं बात लिखा जिसमें मैंने ब्लैक उससे लिखा। तक्षशिला बेसिकली क्या है, तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसका बाद में हमें प्रमाण मिलेगा जब हम चाणक्य की बात करेंगे, कौटिल्य की बात करेंगे या विष्णुगुप्त की बात करेंगे, तो ये इस यूनिवर्सिटी की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है दुनिया की, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है तक्षशिला। तक्षशिला बेसिकली इस टाइम पाकिस्तान वाले एरिया पे, पाकिस्तान में है बेसिकली तक्षशिला जो है वो कंधार वाले ऊपर वाले पाको को कश्मीर वाले एरिया पे है। ठीक है, तो तक्षशिला की बात करेंगे। तक्षशिला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जहां के एक महान संत, महान हम बात कर सकते हैं एक गुरु जिसका लीडर, एक टीचर का डेवलपमेंट होता है जिसका नाम था चाणक्य, जो बाद में इस मगध के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक राजा को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे चाणक्य की, जो बाद में किसकी बात करता है, इसकी बात करता है मगध की, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो आई होप कि ये सारे का सारा आप लोगों ने लिख लिया होगा
ये 16 महाजनपदों के बारे में आपने लिख लिया होगा। उसके बाद जहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये थे महाजनपद। अब बात करते हैं राजशाहियों की, राजवंश की बात करते हैं। ठीक है, तो राजवंश की अगर मैं बात करूं तो इसको आई होप की रफ कर देते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इन महाजनपदों में से एक जनपद जो सामने है जिसका नाम था मगध। मगध जो जनपद था वो सामने आता है। इसका जो राजा था, जो सबसे पहली डायनेस्टी यहां पे स्टैब्लिश होती है, उस डायनेस्टी का नाम था हर्यांक वंश। ठीक है, उस डायनेस्टी का क्या नाम था? हर्यांक डायनेस्टी, हर्यांक डायनेस्टी। ठीक है, तो हर्यांक डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी जिसके बारे में, जो पहली डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है हर्यांक वंश, और इसके 3 इंपॉर्टेंट राजा है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आता है। वन इज बिंबिसार, पहली कौन सी आपकी? बिंबिसार। सेकंड वन इज अजात शत्रु, और तीसरा है आपका उदयन। ठीक है, तो हर्यांक वंश के कितने जो राजा जो आपको याद रखने वाले हैं, ठीक है, वो राजा आपके 3 इंपॉर्टेंट राजा है जिसके ऊपर क्वेश्चंस राइज होता है, जिसके ऊपर जहां से क्वेश्चन पुट होता है। आपका हर्यांक वंश जो था 480 BC, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 BC के ऊपर इसकी जो थी डायनेस्टी शुरू होती है हर्यांक वंश की। और इसको जो शुरुआत हर्यांक वंश की जो स्टैब्लिश किया जाता है वो बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिंबिसार के द्वारा क्या किया जाता है? हर्यांक डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। ठीक है, बिंबिसार फर्स्ट रूलर था जो हर्यांक डायनेस्टी के साथ जिसने स्टार्ट किया। और बिंबिसार की मैं बात करूं तो बिंबिसार जो था वो अपने जो राज्य की स्थापना, जो डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहा था, वो मैट्रिमोनियल रिलेशन के साथ। ठीक है, लाइक जैसे उसने जो आपका कौशल नरेश था, मैंने बताया ना एक कौशला या कौशल जो नरेश था उसका नाम था प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत। ठीक है, प्रसन्नजीत उसकी सिस्टर से मैरिड की, अपनी बेटी इसके साथ शादी कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या था, एक मैट्रिमोनियल रिलेशन के साथ इसने क्या किया? डेवलपमेंट शुरू की। प्रसन्नजीत याद रखना, ये बुद्ध धर्म का कंटेम्प्रेरी था, बौद्ध का कंटेम्प्रेरी, ये भी बौद्ध का कंटेम्प्रेरी था, ये भी और ये भी, तो मतलब जिसके बारे में जब उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो प्रसन्नजीत के ऊपर क्वेश्चन जब राइज होता है तो प्रसन्नजीत कहाँ का था? कौशल नरेश था, बिंबिसार मैट्रिमोनियल रिलेशन। तो इस तरीके से क्या करते थे, ये मैट्रिमोनियल रिलेशन के साथ अपने उसकी स्थापना शुरू की थी। और तब तक जो हर्यांक वंश थी इसकी कैपिटल क्या थी? राजगिरी। कौन सी कैपिटल थी इसकी? राजगीर। हर्यांक वंश की जो कैपिटल हुआ करती थी वो आज कौन सी होती थी? राजगीर, नॉट राजगिरी, दैट इज राजगीर। बहुत सारे लोग फिर कमेंटिंग करेंगे कि यहाँ पे, तो हर्यांक वंश का जो था दैट इज राजगीर कैपिटल हुआ करती थी, राजगीर। ठीक है, तो राजगीर कब तक रही? अजात शत्रु के टाइम भी जो कैपिटल थी वो, अजात शत्रु बेसिकली बिंबिसार का बेटा था। किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। और अजात शत्रु के टाइम भी क्या थी? राजगीर कैपिटल हुआ करती थी। और इसने एक नई जगह को ढूंढा था इसने, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा जो थी, ठीक है, पाटलिपुत्रा को जो बिन जीता था वो पाटलिपुत्र को नया देश के साथ जोड़ा था। वो किसने जोड़ा था? अजात शत्रु ने जोड़ा था पाटलिपुत्रा को। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब पटना, प्रेजेंट जो पटना बिहार का। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा उस टाइम किसने मतलब ढूंढा किसने था, किसने उसको जीता था? उसका नाम था आपका अजात शत्रु। और अजात शत्रु एक और काम के लिए जाना जाता है, दैट इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मैं कल लिखा चुका हूं इसके बारे में, मेरे को लगता नहीं कि मैं दोबारा कुछ बताने वाला है इसके ऊपर। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, अगर आपको कुछ जो नए लोग जुड़ रहे हैं अगर उसको वो देखना चाहते हैं इसके ऊपर काउंसिल्स के बुद्धिज्म के ऊपर, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है, एजिलाइट उन्ना के नाम से। ठीक है, तो अजात शत्रु जो था उसके टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अप्रोक्सीमेटली 483 BC में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483
बीसी के अंदर, जिसमें आपके विनय पिटक और सूत पिटक लिखे गए थे, है ना, बाकी उसमें आप लोग लगा के देख सकते हैं। तो इसलिए इसको जाना जाता है, किसको, अजात शत्रु को जाना जाता है, किसके कारण अपना अप्रोक्सीमेटली किसके, अपना हरणायक वंश के अंदर अजात शत्रु को। तीसरा था उदयन। उदयन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उदयन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था मगध की। ठीक है, उदयन किसके लिए जाना जाता है, उदयन ने पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, तो याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि मगध की जो कैपिटल थी, ठीक है, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र वो किसने बनाई। दो क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं कि पाटलिपुत्र जो था वो किसने उसको मगध के साथ जोड़ा था, वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने जोड़ा था, कैपिटल नहीं बनाई थी। ठीक है, अजात शत्रु के टाइम भी जो हरणायक वंश की जो कैपिटल थी वो राजगीर ही हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद जो था उदयन, ठीक है, उदयन जो था वो अजात शत्रु के बाद राजा बना और राजा उसने क्या किया, उसने पाटलिपुत्र को क्या बनाया, कैपिटल बनाया, कहाँ की, मगध की कैपिटल बनाया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जाता है कि जो पाटलिपुत्र था उसे मगध की कैपिटल किसने बनाया था, तो उसे मगध की कैपिटल जो बनाया था उदयन ने। ठीक है, तो हरणायक वंश के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, किसने कब और क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है यहां पे, ठीक है, दूसरी जो डायनेस्टी शुरू होती है, ठीक है, दूसरी थी आपकी शिशुंग वंश या शिशुनाग वंश। कौन सा था, शिशुनाग और शिशुंग, शिशुंग वंश और शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुंग डायनेस्टी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की थी वो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, शिशुनाग, शिशुनाग के द्वारा की गई थी शिशुंग डायनेस्टी की स्थापना। और इसका जो इंपोर्टेंट राजा है उसका नाम था काला अशोक, काला अशोक, काला अशोक। ठीक है, काला अशोक जो है इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। शिशुंग डायनेस्टी के सिंपल क्या पूछा जाता है कि फाउंडर कौन था, या उसके बाद काला अशोक जो था वो किस लिए जाना जाता है कि किसके कार्यकाल में अप्रोक्सीमेटली 383 बीसी में आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कब, 383 बीसी के अंदर, जिसमें संघ डिवाइड हुआ था। ठीक है, जिसमें संघ डिवाइड हुआ था। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी आपकी, 383 बीसी के अंदर। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी तक बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में समझ नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अभी कराऊंगा तो लंबा लेक्चर चला जाएगा, जिनको नहीं आ रहा समझ वो पुराने वाला लेक्चर देख सकते हैं फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा, एजिलाइट उन्ना के नाम से। ठीक है, आप जाइए वहां पे, आप उसको पुराने प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके कार्यकाल में हुई थी, काला अशोक के अंदर 383 बीसी के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने बताया कि जो संघ था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो शिशुंग डायनेस्टी के बारे में कुछ खास नहीं है, ये सेकंड डायनेस्टी थी उसकी मगध की बाद जो तीसरी डायनेस्टी, जो थर्ड डायनेस्टी शुरू होती है। ठीक है, थर्ड डायनेस्टी जो शुरू होती है उसका नाम था नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तीसरी जो डायनेस्टी थी उसका नाम था नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी जो था वो इंपोर्टेंट जो है वो वहां पे हमें पता चला है नंदा डायनेस्टी के। नंदा डायनेस्टी के बारे में सबसे इंपोर्टेंट ये है क्योंकि नंदा ही वो था। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले ये आता है कि नंदा जो डायनेस्टी थी वो कौटिल्य और नंदा डायनेस्टी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसी डायनेस्टी के टाइम जो फॉरेन इन्वेंशन इंडिया में अंदर हुई थी, इस डायनेस्टी के कारण क्या हुआ था, इस डायनेस्टी के अंदर फॉरेन इन्वेंशन जो थी वो इंडिया के अंदर हुई। किस डायनेस्टी के दौरान, नंदा डायनेस्टी के दौरान। बेसिकली जब नंदा डायनेस्टी इंडिया के अंदर थी तो इस डायनेस्टी के दौरान ही इंडिया के अंदर जो था फॉरेन इन्वेशन हुआ था, फॉरेन इन्वेड हुआ था पहली बार। ठीक है, मतलब पहली बार इंडिया के अंदर एंटर हुआ था। इससे पहले भी इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेशन हो चुकी थी लेकिन वो इंडिया तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, वो बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान पे एरिया पे ही, गंदार वाले एरिया पे आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, वो वहीं से ही लड़के हार के वहां पे रूल किया, उसके वापस
चले गए थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो पहली बार फॉरेन इन्वेंशन हुई थी वो किसके, नंदा डायनेस्टी के कार्यकाल में हुई थी। तो नंदा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो महापद्मनंदा, महापद्मनंदा, ठीक है, किसने इस्टेब्लिश किया था, महापद्मनंदा। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 रूलर थे, ठीक है, 10 रूलर थे। जो लास्ट रूल था उसका नाम था धनानंद। उसका जो लास्ट रूलर कौन सा था, उसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंद, ठीक है। अब महापद्मनंदा को एक और नाम से जाना जाता है, उग्रसेन। महापद्मनंदा को किस नाम से जाना जाता है, महापद्मनंदा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है उग्रसेन, ठीक है, उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस नंदा डायनेस्टी की हमें जो इंस्क्रिप्शन है वो हाथी गुफा में मिलती है, हाथी गुफा, हाथी गुफा। हाथी गुफा कहाँ पे आपकी, हाथी गुफा आपकी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। पिछले दिन भी हम लोगों ने बात की थी हाथी गुफा के ऊपर, ठीक है। तो हाथी गुफा कहाँ पे है आपकी, ठीक है, कभी न्यूलिथिक पीरियड के अंदर बात की थी उसके अंदर। तो हाथी गुफा आपकी उड़ीसा के अंदर है, वहां पे क्या मिला है, इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, ठीक है, उग्रसेन की। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग के ऊपर, उस टाइम मतलब कलिंग हुआ करता था और कलिंग के ऊपर क्या किया था, इन्होंने हमला किया था, तो उसकी एक पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शन मिली है हाथी गुफा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। अब बात करते हैं धनानंद की। धनानंद जो था वो लास्ट रूलर था, ठीक है, लास्ट रूलर था। और इसके टाइम में अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इंडिया के अंदर इन्वेड किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर वो बेसिकली 340 बीसी से 320 बीसी की बात करूंगा, उसके बीच में इंडिया के अंदर वो आया था अलेक्जेंडर। बेसिकली 326 बीसी में उसने हमला किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम कौन था आपका, धनानंद दो था। तो हुआ क्या, थोड़ी सी स्टोरी मैं समझा देता हूं, ठीक है। धनानंद जो था, धनानंद के टाइम में एक तो टैक्सेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे इसने प्रजा के ऊपर, इसलिए प्रजा दुखी थी। दूसरा, इसके दरबार में, या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है उसे, भी कहा जाता है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य आया था या विष्णुगुप्त, इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य, ठीक है। ये तीनों एक ही नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य मैंने क्या बताया कि जो तक्षशिला, मैं बात करता हूं तक्षशिला की, मैंने बताया था जो तक्षशिला हुआ करती थी, वहां पे यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सभी ने सुना होगा, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर का रोल प्ले कर रहा था ये। तो इसने क्या देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेंशन हो रही हैं, बहुत सारी इन्वेंशन, मतलब एक तरफ पर्शिया। अब फॉरेन इन्वेंशन की बात करूं आपके साथ, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा इस स्टोरी को कवर करते हैं, हुआ क्या था, ठीक है। धनानंद की बात कर रहा हूं मैं। तो धनानंद हुआ क्या था कि विष्णुगुप्त किसके दरबार में आया, धनानंद आया क्यों था, रीजन उसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं, लेकिन जो मेन कारण था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेंशन थी वो बढ़ गई थी। पहले पर्शियन आए, उसके बाद ग्रीक्स आए, ठीक है। तो याद रखना जो सब क्वेश्चन पेपर के अंदर आए कि फर्स्ट इन्वेडर या फर्स्ट इन्वेंशन जो इंडिया के अंदर हुई थी वो किसने की थी, तो इसका अंदर आंसर है पर्शिया। पर्शियन फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेंट किया था। जो पाकिस्तान जो गंदार वाला एरिया था, कंधार वाला एरिया, उस एरिया पे उन्होंने मतलब अपने इन्वेंशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंडिया के अंदर घुस नहीं पाए थे। उसके बाद आते हैं ग्रीक्स, जो मैकेडोनिया, अलेक्जेंडर की बात करते हैं, तो वो उन्होंने इन्वेंशन हुए। तो चाणक्य, क्योंकि तक्षशिला वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ था, उस एरिया के ऊपर टीचिंग कर रहा था, उसने उस चीज को देख लिया और उस चीज की उसने क्या देखा कि उसको पता था कि मगध एक डायनेस्टी है जो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, जिसके पास बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारी डायनेस्टी है। तो वो जितने उसको साथ जोड़ के बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा थे इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इंडिया के अंदर छोटी छोटी डायनेस्टीज हुआ करती थी, और उन छोटी छोटी डायनेस्टी होने की वजह से वो टूटा पड़ा था, हर बंदा अपने बारे में ही सोच रहा था, अपने तक ही सीमित था। तो इस चीज को कवर करने के लिए क्या किया कि वो चाहे इसके दरबार में कि भाई ऐसे फॉरेन इन्वेंशंस हो रही हैं तो आपको एकजुट होकर लड़ना चाहिए उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो उस केस में जब वो धनानंद होता है, वो उसकी बेइज्जती मतलब इंसल्ट करता है विष्णुगुप्त की, ठीक है। विष्णुगुप्त की इंसल्ट कौन करता है, धनानंद। और फिर वो प्रतिज्ञा लेता है कि भाई मैं आपका इस राजपाट को खत्म कर दूंगा। तो वहां से फिर शुरू होती है एक नए रूलर की एस्टेब्लिशमेंट। तो नए रूलर की एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले हम बात करते हैं ग्रीक्स की, कि फॉरेन इन्वेंशन की, मैं फॉरेन इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो धनानंद
रूल कर रहा है, चाणक्य वहां से चला जाता है और यहाँ से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेंशन शुरू हो जाती है। तो फॉरेन इन्वेंशन जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी के अंदर होनी, 500 बीसी से होना शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है, 500 बीसी से होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले पर्शियन जो है वो आपके क्या करते हैं, जो पर्शियन थे वो आपके इन्वेड करते हैं, ठीक है। पर्शियन जो थे वो इंडिया के अंदर इन्वेड करते हैं, किस वाले एरिया में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे इन्वेड करते हैं ये, मतलब जो कंधार वाला जो आपकी एरिया थे, जो कंधार वाला एरिया था, ठीक है, वहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 3 फेमस पर्शियन रूलर थे जिनके बारे में क्वेश्चन में जो उन्होंने अटैक किया था, वन इज द साइरस, जिसने इन्वेड किया था। लिख लेना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन वही आता है, थोड़ा जिनको थोड़ा सा और डीप में करना है उनके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इंडिया हिमाचल के अंदर बात करूँ तो पेपर के अंदर आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके, लेकिन फिर भी जिनको लिखना वो लिख सकता है। पर्शियन के जो था वो साइरस था, जिसने अप्रोक्सीमेटली 550 बीसी के अंदर, 550 बीसी के अंदर क्या किया था, हमला किया था इंडिया के अंदर, 550 बीसी के अंदर अटैक किया था। फर्स्ट पर्शियन कौन था, जिसका नाम था साइरस, ठीक है। दूसरा था डायरस, DARUS, डायरस था, ठीक है, जिसने 527 बीसी, 527 से कब था आपका 488 बीसी तक इन्वेंशन करने की कोशिश की थी, 527 से 488 बीसी तक, ठीक है। तीसरा था जायरस, ठीक है, तीसरा था जायरस, ठीक है, साइरस जिसका नाम था जायरस, जिसने आपकी 465 बीसी से 458 बीसी तक इन्वेड करने की कोशिश की थी इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर आए नहीं, एंट्री नहीं कर पाए और बार बार से ही, मतलब जो पाकिस्तान वाला एरिया था वहीं पे आए और वहीं से क्या हो गए, रूल किया, वहीं पे रूल करने की कोशिश की और उन्होंने रूल भी वहीं पे किया उस वाले एरिया पे, ठीक है, इंडिया के अंदर इन्वेड नहीं किए। उसके बाद होता क्या है कि जो दूसरी इन्वेंशन इंडिया के अंदर होती है, दूसरी इन्वेंशन जो इंडिया के अंदर होती है, दूसरी जो इन्वेड इंडिया के अंदर होता है वो होता है ग्रीक्स का। पहले थे तो पर्शियन, दूसरे थे ग्रीक। ग्रीक्स क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं इंडिया के अंदर, और ग्रीक आपको पता ही है अप्रोक्सीमेटली 330 बीसी के अंदर इंडिया में इन्वेड करते हैं, 330 बीसी के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेड करते हैं। और ये कहां से आए थे, बैक्टीरिया, ठीक है, मैकडोनिया जो राजा था सिकंदर, अलेक्जेंडर, कौन था, अलेक्जेंडर इंडिया के अंदर इन्वेड करता है, ठीक है। अलेक्जेंडर आपको पता ही है कहां से आया था, ग्रीक राजा था अलेक्जेंडर, इंडिया के अंदर के ऊपर इन्वेड करता है। जब इंडिया के अंदर इन्वेड करता है तो बेसिकली कहां से, ये पंजाब वाला जो एरिया था, क्योंकि अर्थ से आ रहे थे सारे के सारे, बार्डर से तो कोई भी हमला करने नहीं आ रहा था, सारे के सारे लैंड थ्रू अटैक हो रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली कहां से है, जो पाकिस्तान सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान वाला, वहां से एंटर कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्हें पर्शियन के साथ इन्वेड करना पड़ा, किनके साथ इन्वेड करना पड़ा, पर्शियन के साथ इन्वेड करना पड़ा। उस टाइम जो पर्शियन रूलर उस एरिया में रूल कर रहा था उसका नाम था डायरस, उसका नाम था डायरस, ठीक है। अलेक्जेंडर और डायरस की बैटल होती है जिसमें ये हार जाता है, अलेक्जेंडर और डायरसिस की बात होती है, डायरसिस की लड़ाई होती है, अलेक्जेंडर और डायरसिस की लड़ाई होती है, जिसमें कौन होता है, अलेक्जेंडर जो है वो इसको हरा देता है और इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है। कहाँ पे, इसको हरा के, डायरसिस को हरा के, ठीक है, 330 बीसी के अंदर डायरसिस को हरा के कहाँ पे एंटर कर जाता है, इंडिया के अंदर रूल कर देता है। तो इंडिया के अंदर जो थे वो 3 फेमस जो थे, 2 फेमस जो थे जब एंटर करता थे, गंधार वाला एरिया, एक पंजाब वाला एरिया जेलम, ठीक है। तो जो गंधार वाला एरिया था, कंबोज वाला एरिया था, वहां पे, ठीक है, अंबी करके राजा था, कौन था, अंबी, कहां पे, गंधार और जो आपका कंबोज, गंधार और कंबोज वाला जो एरिया था, जो पाकिस्तान वाला जो एरिया था, जो ऊपर वाला एरिया था, वहां पे कौन रूल कर रहा था, आपका अंबी रूल कर रहा था। और झेलम और चिनाब एंड चिनाब, ठीक है, इनके बीच में जो था वो पुरु या पोरस या पुरु, वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, ठीक है। अंबी कहां पे, गंधार वाला जो ऊपर वाला एरिया था वहां पे रूल कर रहा था, और दूसरा झेलम वाला एरिया पे कौन कर रहा था, पोरस पुरु जो था वो रूल कर रहा था। तो अलेक्जेंडर क्या करता है, पहले इसको हरा देता है। अलेक्जेंडर किसको हरा दे रहा है, अब के ऊपर जो पोरस है उसके साथ लड़ाई होती है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ
हाइपाडस पास, ठीक है, हाइडा पास के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ बितास्ता। बितास्ता आपको पता है द वैदिक नेम ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। बितास्ता किसे कहा जाता है? द वैदिक नेम ऑफ रिवर झेलम इज नोन एज द बितास्ता। और जो बितास्ता होती है वहां पे बैटल होती है जिसे ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था? हाइडापस कहा जाता था, ठीक है। तो हाइडापस के अंदर, ठीक है, तो पुरु इस बैटल में कहा जाता है। तो इस बैटल का अभी तक कई बुक्स में अलग अलग अवधारणा बनी हुई है, ठीक है। पुरु ने पहली बार, उसने सिकंदर ने जब पुरु से लड़ाई हुई तो उसने देखा कि पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया और उससे जो सिकंदर था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो इतना प्रभावित हुआ, ठीक है। कई कहते हैं कि सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था, पोरस हार गया था, लेकिन उसकी देखते हुए, उसकी क्या कहते लड़ाई कौशल देखते हुए, उसकी प्रतिस्पर्धा का कौशल देखते हुए उसे उसका राजपाट वापस करके चला जाता है और वापस मुड़ जाता है। और दूसरे के बोलते हैं कि पोरस ने उसको सिकंदर को हरा दिया था, इस वजह से उसने क्या कर दिया था? वो वापस चला गया था, क्योंकि सिकंदर जो था वो भी झेलम और जो चिनाब वाला एरिया था इसको आगे नहीं पास नहीं कर पाया था, ठीक है। झेलम चिनाब के एरिया को पार नहीं कर पाया था, बेसिकली इस एरिया पे रह गया था। उसके बाद फिर कहाँ लौट गया? वापस लौट गया था ग्रीक। तो रास्ते में जाते जाते उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब आप पोर्स पंजाब वाला एरिया था, मतलब झेलम और रावी वाला एरिया था, जो पाकिस्तान पंजाब बड़ा पूरा एरिया था, वहां पे तो पुरु ही रहा। लेकिन अंबी वाला जो गंदार वाला एरिया था, हिंदू कुश वाला, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे जाते जाते वो अपने सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर वो पर्सन था, सेल्यूकस निकेटर जो था उसको उस राज्य का अध्यक्ष बना के चला जाता है। कहाँ वापिस चला जाता है? कौन सा? सेल्यूकस निकेटर कौन था? उसका रूलर था, उसका सेनापति था। उसको किस एरिया पे? गंदार, जो आपका अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत वाला जो एरिया था, वहां पे इसको छोड़ के चला जाता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को वापिस चला जाता। तो दो राजे, मतलब एक पोरस रह गया और दूसरा कौन सा हो गया? सेल्यूकस निकेटर, जो हमारे नॉर्थ में रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है जो नॉर्थ वाले सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे चला गया। अब हुआ क्या? अब धनानंद वाले उस पे पोर्शन पे आते हैं हम लोग, बैक टू द धनानंद या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। अब चौथी डायनेस्टी जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई उसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के अंदर 3 मेन रूलर हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, 3, उसके अलावा नहीं, ठीक है। वन इज, ठीक है, वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड वन इज द क्या नाम उसका? बिंदुसार मौर्य, एंड थर्ड वन इज द अशोका, ठीक है, अशोका। ये 3 राजा हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट आपका बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है और नई डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन 3 मेन इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि चाणक्य जो होता है, अब यहां से चाणक्य की हिस्ट्री शुरू होती है, चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है आपका। तो चाणक्य की अगर मैं बात करूं डायनेस्टी की, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें 2 चीजों से पता लगता है, एक लिटरेचर और दूसरा आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है। 2 चीजों से पता लगता है। तो क्या से याद रखना कि मौर्य डायनेस्टी में आर्किटेक्चर पढ़ना भी जरूरी हो गया, क्योंकि आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो पूछी गई है अलग अलग उसके ऊपर, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, ठीक है। तो लिटरेचर और 2 चीजें जहां से पता लगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, ठीक है, कौन कौन सा लिटरेचर है जिसके बारे में पूछा जाता है, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिटरेचर के बाद बात करते हैं। लिटरेचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। लिटरेचर के अंदर जो सबसे पहली बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र किसने लिखी है? ये अर्थशास्त्र आपकी लिखी है चाणक्य कौटिल्य ने। ठीक है, जो मौर्य डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में बताती है। सेकंड है इंडिका। सेकंड कौन सी है? इंडिका। अर्थशास्त्र के बाद सेकंड है इंडिका। इंडिका जो है वो मैग्नस थीस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मैग्नस थीस। ठीक है, जो ग्रीक कोर्टियर था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। ठीक है, राजदूत था, एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त के उसमें था। तीसरी थी आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आपको पता है किसने? विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त की बुक है। विशाखदत्त बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हुआ करता था, लेकिन उसकी बुक में बहुत सारी चीजें जो है वो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें मिलती है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी एक पाली में कहां पे? श्रीलंका की बुक्स है बुद्धिज्म। ठीक है, श्रीलंका पाली भाषा के अंदर 2 बुद्धिज्म की बुक्स मिली हैं। बुद्धिज्म की बुक्स है जहां से हमें इसके बारे में पता लगता है। वन इज दीपावंश एंड महावंश। दीपावंश, सॉरी क्लासिक। ठीक है, तो कौन सा था आपका? वन इज दीपावंश एंड सेकंड वन इज द दीपावंश एंड सेकंड वन इज द महावंश। ठीक है, ये श्रीलंका के अंदर बुक्स है, बुद्धिस्ट बुक है। ठीक है, बुद्धिस्ट अशोक के पिलर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स में आर्किटेक्चर के अंदर है। ठीक है, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट होती है वो करता आपका कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था वो इसकी स्टैब्लिशमेंट करता विद द हेल्प ऑफ किसको? कौटिल्य जो था आपका चाणक्य, उसकी हेल्प से इसकी स्टैब्लिशमेंट किया जाता था। और ये किसको? नंदा डायनेस्टी को, जो धनानंद था उसके अगेंस्ट विद्रोह करता है और उसको हराता उस विद्रोह के अंदर। और चाणक्य क्या करता है? इसको राजा बना देता है। ठीक है, तो अब मगध का राजा कौन बन गया? चाणक्य। मौर्य डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, चाणक्य गुरु होता है उसका मेन। ठीक है, तो उस टाइम तक्षशिला वाला एरिया पे कौन था? सेल्यूकस निकेटर था रूल कर रहा। ठीक है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बैटल होती है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बैटल होती है। उसका जो आपका कौन से वो एक्सपेंशन पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? एक्सपेंशन की तरफ चलता है। और जाते जाते सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है। कहाँ पे? आपकी जो आपका गंधार वाला एरिया, वहां पे कंधार वाला एरिया पे, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देता है। अब जो सेल्यूकस निकेटर था वो क्या करता है? एक तो अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी चंद्रगुप्त के साथ कर देता है, हेलेना जिसका नाम था। और दूसरा, जो उसके कोर्ट में एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था मैग्नस थीस। मैग्नस थीस, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नस थीस कौन था? सेल्यूकस निकेटर के कार्यकाल में एक राइटर हुआ करता था, कोर्टियर था उसका। वो क्या करता है? एक तो सिस्टर की बेटी की शादी कर देता है इसके साथ, और दूसरा ये एम्बेसडर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये इसको मैग्नस थीस को क्या करने भेज देता है? एक दूत बना के, एक एम्बेसडर बना के भेज देता है। किसको? मैग्नस थीस को। कौन? सेल्यूकस निकेटर। हार मान लेता है, इसके अंदर काम करना शुरू कर देता है और इसको मैग्नस थीस को क्या बना भेजता है? इसके कोर्ट में भेज देता है। और मैग्नस थीस क्या करता है? मैग्नस थीस बुक लिखता है जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, जो आपका उसके एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर पूरी की पूरी बुक है कि वो किस तरीके से चलता था, उसका काम करने के तरीके क्या क्या थे, वो कहां से पता चलता है? आपका इंडिका से पता चलता है। ठीक है, सो इंडिका किसने लिखी है? मैग्नस थीस के अंदर। ठीक है,
उसके बाद चंद्रगुप्त जो मौर्य था अपनी डायनेस्टी को वो एक्सपेंड करता है, लेकिन इस अपनी डायनेस्टी को कहाँ पे करता है, सिर्फ नॉर्थ वाले एरिया पे, कंधार से लेकर उड़ीसा जो ऊपर वाला एरिया था, बिहार यूपी वाला जो सारे का सारा एरिया, पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे इसको कवर कर जीत लेता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बाद में जैन धर्म को अपनाता है। किसको अपनाता है? जैनिज्म को अपना लेता है। और जैनिज्म को अपनाने के बाद, ठीक है, भद्रबाहु के साथ, मैं कल ही बात कर रहा था, जैनिज्म अपनाने के बाद भद्रबाहु के साथ कहाँ चला जाता है? ये कर्नाटका श्रवणबेगोला चला जाता है, बाद में उसको वहां पे डेथ हो जाती है। तो कौन सा धर्म अपनाता है ये? जैनिज्म को अपना लेता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में जाके श्रवणबेगोला में जाके अहिंसा के ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसको अपना शरीर दान कर देता है नेचर को। उसके बाद वहां पे इसकी कहानी खत्म होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरा राजा आया वो बिंदुसार आया। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद कौन सा आया? बिंदुसार आया। ठीक है, कौन सा आया सेकंड? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके माथे के ऊपर जब जन्म हुआ था तो निशान पड़ गया था, उसकी वजह से इसका नाम बिंदु पड़ा था। स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त को जहर दिया करता था। ठीक है, इसलिए जहर दिया करता था ताकि वो क्या कहते हैं उसको, कोई बाहर से जो कोई जहर दे के ना मार दे, इस चीज़ के लिए उसको रोज थोड़ा थोड़ा जहर देता था कि उसके ऊपर जहर का असर ही नहीं होता था। लेकिन जब उसकी घरवाली वो क्या गर्भवती हुआ करती तो उसको खाना खिला देता है, बाद में उसको मार के उसको निकाला जाता है बिंदुसार को। तो बिंदुसार जो था वो बेसिकली क्या था? बिंदुसार एक जो धर्म को मारने वाला था, वो आजीविका, याद रखना, मैंने बताया था उस टाइम भी, एक राजा मिलेगा जो जीविका धर्म को अपनाता है। तो ठीक है, आजीविका धर्म, मैंने क्या बताया? आजीविका मतलब जो फेट में विश्वास रखते हैं, जो किसमें विश्वास करते हैं? फेट में। ठीक है, जो फेट में विश्वास करते हैं उन्हें कहा जाता है आजीविका। तो बिंदुसार किसमें विश्वास करता था? वो विश्वास करता था फेट के अंदर, किस्मत के अंदर, डिग्निटी के अंदर, डेस्टिनी के अंदर विश्वास करता था। और वही से उसने डेवलपमेंट किया। ठीक है, इसने भी वही उसी रूल के ऊपर कहा गया। ठीक है, तो बिंदुसार का जो था, ठीक है, बिंदुसार के बारे में ये पता होता है। बिंदुसार जो था, बिंदुसार के टाइम जो था आपकी जो कैपिटल थी वो जो हमारी मौर्य डायनेस्टी है, इकलौती डायनेस्टी है जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या था कि मौर्य ने, ठीक है, मगध के, पाटलिपुत्र के अलावा, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य भी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र के अलावा भी इन्होंने और कैपिटल बना रखी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र के अलावा भी कितनी कैपिटल थी इसकी? थी मौर्य मगध की डायनेस्टी की 4 कैपिटल। सेकंड वन इज द अवंती, जिसको आज के टाइम में उज्जैन भी कहा जाता था, उस टाइम उज्जैन जो मध्य प्रदेश वाला है। तीसरा कलिंग। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ है आपकी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी मतलब जो साउथ में तो ये लोग पहुंचे नहीं थे, ये बाद में कलिंग और जो कलिंग और स्वर्णगिरी थी ये अशोक के टाइम में बनी थी। कलिंग, और क्योंकि कलिंग जीत लिया था अशोक ने, तो अशोक ने इसको कैपिटल बनाया। दूसरी साउथ जीत लिया था अशोक ने, तो स्वर्णगिरी अशोक ने बाद में इसको बनाया। लेकिन जो तक्षशिला और अवंती थी ये बिंबिसार के टाइम में हुआ करती थी। तो तक्षशिला और अवंती जो था, उज्जैन था, यहाँ का गवर्नर बनाया जाता है अशोक को। अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया जाता है? अवंती या उज्जैन का गवर्नर बनाया जाता है। और दूसरी जो तक्षशिला था उसका जो दूसरा बड़ा बेटा था, इसका नाम था सुशिम। तो सुशिम और अशोक 2 इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है कि बिंदुसार के 2, वैसे तो कहा जाता है कि 100 बेटे अलग अलग गिनतियां हैं इसके बारे में। 100 बेटे थे, अशोक ने सभी को मार के राजपाट हथियाया था, इस तरीके से बात करेंगे बाद में। लेकिन सुशिम को कहाँ जाना जाता है? तक्षशिला का। और अवंती का जो बनाया जाता है अशोक। विद्रोह जाता है अशोक, अवंती के विद्रोह को दफना देता है, बाद में जाके तक्षशिला का विद्रोह दफनाता है। तो अशोक के बारे में थोड़ी सी भावना लोगों की बढ़ जाती है, और जो राजा वो बाद में कौन बनता है? अशोक किंग बनता है। ठीक है, बिंदुसार की मैं बात करूं तो बिंदुसार कौन सा था? आजीविका को मारने वाला था, फेट को मारने वाला था। और इसकी शुरुआत होती है मतलब इस तरीके से। मौर्य डायनेस्टी थी, उसका जो कार्यकाल था अप्रोक्सीमेटली 322 BC से लेकर 185 BC के बीच में।
ठीक है। 322 BC से लेकर, कई जगह 320 BC भी आपको मिलेगा, 322 BC से लेकर 185 BC के बीच में जो है वो मौर्य डायनेस्टी का कार्यकाल है। और क्योंकि ये दो राजा जो थे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य सिविलाइज की थी। उसके बाद जो तीसरा राजा जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे सारे का सारा, जो थर्ड किंग था वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी का, जिसका नाम था अशोक। अशोका इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। इसे देवन प्रिया और प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक के मैस के जितने भी एलिक्स हैं, मतलब जितने भी पिलर्स हैं या जितने भी उसके केओस में इसका जो नाम मिलता है वो प्रियदर्शी या देवन प्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे चंड अशोक भी कहा जाता है, बाद में धम अशोक भी कहा जाता है। ठीक है। अशोक जो था इसके कार्यकाल में, जिसे हम बोलते हैं अखंड भारत, आज हम बात सुनते हैं अखंड भारत, तो अखंड भारत की बात करूं तो वो पूरे का पूरा अखंड भारत मतलब मगध से लेकर इंदर कहां सा तक, हिंदू कुश पर्वत तक, कुश तक। ठीक है। इधर आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक, इधर साउथ तक। ठीक है। साउथ तक क्या था, पूरे का पूरा जो इंडिया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो पूरे का पूरा एरिया था, इसने कलिंग तक को जीत लिया था, सारे के सारे जो था उसने जीत लिया था। तो इसलिए अखंड भारत का जो सपना था, जो कवि चाणक्य देखा करता था, उसको पूर्ण जो करने का जो श्रेय जाता है वो अशोका को जाता है। लेकिन अशोका जो था वो कलिंग की लड़ाई जो होती है 261 BC में, इस मारकाट के बाद वो बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता है। उसको लगता है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में इस राजा को पढ़ने के बाद कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा पूरा मौर्य डायनेस्टी के ऊपर रहेगा कि मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी उसकी। ठीक है। जो एक्सपेंशन की वो कैसे था, सेना का विस्तार किस तरीके से किया, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मगध, डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, और मगध का जो आर्किटेक्चर है कि मगध का जो डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, आर्किटेक्चर जो हमें मिला, लाइक सांची का स्तूप मिले हैं, उसके बाद केव्स के अंदर उसकी इंस्क्रिप्शन मिली हैं, हमें पिलर्स मिले हैं। तो उसके ऊपर में कल सारे का सारा थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मौर्य डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है। तो कल हम मौर्य डायनेस्टी जैसे खत्म होती है, डिक्लाइन ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड क्या कहते हैं उसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू या पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या होता है, जब ये अशोक की मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। लाइक पुष्यमित्री शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी सेंटर में रूल करती है। ठीक है। ऊपर आपके इंडो ग्रीक वगैरह, कनिष्क वगैरह कुषाण ऊपर करते हैं। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आपकी जो नीचे आपका जो चले जाते हैं क्या कहते हैं उसको, चोलास वगैरह चले जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट होना शुरू होती है। ठीक है। तो ये बात करेंगे कल के लेक्चर के अंदर। कल हमारा मेन रहेगा वो मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का मेन दो तो हम लोगों ने कर लिए, जो तीसरा है वो अशोक, उसके बाद जो उनका स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से था, और जो लास्ट वाला कल हमें डिक्लाइन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको महाजनपद से लेकर अशोक डायनेस्टी तक समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कुछ चीज़ है तो आप पहले से पुराने लेक्चर एक बार, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उनको डायरेक्ट समझाना थोड़ा सा मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप या तो हमारे यूट्यूब चैनल एजिलाइट, कौन सा हमारा एजिलाइट उन्ना के ऊपर जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रही, और पुराने लेक्चर आप पूरे के पूरी आप वहाँ पे देख सकते हो एजिलाइट उन्ना के ऊपर जाके। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नहीं है फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, या हमें डायरेक्ट हमारी फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, पेज के ऊपर कमेंट कर दीजिए, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और जितना लेक्चर है इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग देख सकें। मुझे लग रहा कि कर रहे हैं लोग, करते भी हैं लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर। धन्यवाद है उनका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे घर पे बैठे नहीं, उनकी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की वजह से। ठीक क्लास, थैंक यू सो मच।